भागवत पुराण की एक कथा है जिसमें एक बार नारद जी को ये बड़ा शौक हो जाता है, जिज्ञासा हो जाती है इस चीज की कि वो माया को जानना चाहते हैं कि माया क्या चीज है। और वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये माया क्या चीज है, आप मुझे बताइए। तो थोड़ा कृष्ण जी संकोच करते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा, आपको पक्का है कि आपको इस बारे में जानना है। तो नारद जी को तो जिज्ञासा रहती है, तो वो कहते हैं हाँ, मुझे पक्का जानना है। तो कहते हैं ठीक है, तो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले एक काम करो, जरा चलते चलते बहुत गर्मी हो गई है तो मुझे प्यास लगी है, तो मेरे लिए कहीं पास से एक गिलास में पानी ले आओ। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इंस्टा माइंड को प्रोत्साहित कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक गांव में पहुंचते हैं। तो जब वो एक दरवाजे पे खटखटाते हैं तो वहां पे उनको एक बहुत ही रूपवती कन्या है, वो मिलती है वहां पर। और एकदम उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि उससे वो विवाह का निवेदन कर देते हैं, और उस कन्या के साथ कुछ समय बिताने के बाद फिर उनका निर्णय हो जाता है कि उससे विवाह करेंगे। उनका विवाह हो जाता है। फिर काफी समय बीत जाता है। विवाह के बाद वो वहाँ पर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। उनके कुछ बच्चे हो जाते हैं, तो एक पूरा परिवार बन जाता है। परिवार बन जाता है तो कुछ बच्चे स्कूल स्कूल जाने लगते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर वो और समय बीतता जाता है, धीरे 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 परिवार बड़ा होता है। फिर वो दादा दादी बन जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है। गाँव में बड़े जो एक सम्मान पाने वाले बुजुर्गों में से एक है, उनमें से एक नारद जी, और उनकी जो पत्नी है वो हो जाती है समय के साथ साथ। तो फिर बड़ा भरा पूरा गांव होता है, बड़ा भरा पूरा सारा माहौल हो जाता है। और फिर नारद जी अच्छे से वहां रह रहे होते हैं। और फिर एक दिन एक बाढ़ आती है। तो एक बाढ़ आने में बहुत सारा जो पानी आ जाता है वहां पर, गांव में धीरे धीरे करके एक एक चीज बहने लगती है, सब कुछ नष्ट होने लगता है वहां पर। और उस बाढ़ में इनके जो बच्चे हैं, परिवार है, जो सामान है, वो तो पूरा बह ही जाता है, गांव तो पूरा। तो इनके बच्चे और इनकी पत्नी भी वहां पर उस बाढ़ में नष्ट हो जाती है। तो नारद जी बड़े दुखी हो जाते हैं, और बहुत ही एकदम घुटनों पर आकर बिलखते हुए, रोते हुए अपने आप मतलब दिखते हैं, दुखी हो रहे हैं। तो याद करते हैं कृष्ण जी को, याद करते हैं। तो जैसे कृष्ण जी को याद करते हैं तो देखते क्या है कि वो वहीं पर खड़े हैं जहां से उन्होंने पानी मांगा था, और कहते हैं कि मेरा वो पानी का लोटा कहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर जो घटना है वो था कि नारद जी को माया के बारे में जानना था। और ये कहानी जो है ये इस तरह से बताती है कि कृष्ण जी ने उनको बताया कि ये माया है, ये संसार जो है वो मिथ्या है, वो एक भ्रम है, एक स्वप्न की तरह है। ये भारतीय दर्शन का एक विचार है। माया का विचार जो है भारतीय दर्शन में बड़ा महत्व रखता है। इस बारे में विवेकानंद कहते हैं, वेद तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखा सकते क्योंकि वह तो तुम पहले से ही हो। वे केवल तुम्हारी आंखों पर पड़े हुए उस पर्दे को हटा सकते हैं जिसने सत्य को छुपा रखा है। अज्ञान का अंत केवल तभी हो सकता है जब मैं जानता हूं कि मैं और ईश्वर एक ही है, या दूसरे शब्दों में, मैं पहचानता हूं स्वयं को उस आत्मा के रूप में जो मानवीय सीमाओं से परे है। यह विचार कि हम बंधन में हैं, यह एक भ्रम है, माया है। स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है और उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। वह सदैव पवित्र है, संपूर्ण है और अपरिवर्तनशील है। फिलोसफी में जो ऑब्वियस होता है, जो सामान्य है कि ये तो स्वतः है ही, जिसे हम मान लेते हैं, उसका कोई स्थान नहीं होता। फिलोसफी उस हद तक किसी चीज पे सवाल करने की एक विधा है जहां तक आप सवाल कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप पूछ सकते हैं, जितना ज्यादा आप संदेह कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप करते हैं, क्योंकि आप वास्तव में जिज्ञासु हैं, आप चीजों को जानना चाहते हैं। आप यूं ही नहीं कोई चीज मान लेना चाहते। तो बट उसमें ये बात कहते हैं कि भाई जैसे मैं एक कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे सामने एक टेबल है जो कि भूरे कलर की दिख रही है, और खिड़की के बाहर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये कठोर है, और इसमें से एक तरह की जो लकड़ी वाली स्मेल है, वो बू है इसकी, वो भी आ रही है। लेकिन जब आप इस चीज पर प्रश्न उठाते हैं कि जो आप देख रहे हैं उनमें से उन चीजों पर आप कितना संदेह कर सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले इस चीज पर संदेह कर सकते हैं कि आपकी जो टेबल है वो देखने के लिए तो आपको लग रही है कि भूरे कलर की है एक जगह से, लेकिन जब आप एक कोने से देखते हैं तो आपको उसके कुछ हिस्से भूरे दिखते हैं, कुछ दूसरा हिस्सा जहां पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है वो चमकीला दिखता है, कुछ ज्यादा भूरा दिखता है, कोई कम भूरा दिखता है। और अगर कमरे में कोई दूसरा आदमी है तो वो जहां से देखेगा उसके एंगल के अनुसार उसको कोई दूसरा हिस्सा चमकता हुआ दिखेगा, और कोई दूसरे हिस्से का कोई और दूसरा रंग दिखेगा। तो
ऐसे ही अगर बहुत सारे लोग हैं कमरे में तो सबको असल में वही टेबल तो नहीं दिख रही है, वही दृश्य तो सबके आंखों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके एंगल के हिसाब से, उनके अपने अपने कोण के हिसाब से अलग अलग दृश्य उनके दिमाग में बन रहा है। तो वह दृश्य भी इस चीज पर निर्धारित है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश का वो रंग ही नहीं होता जो जिस रंग का वो, अगर वो किसी खास रंग का होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे सनसेट के समय लाल होता है रंग, वैसा ही सूर्य का प्रकाश होता है, तो आप इस रंग को किसी और तरह से देखते। तो जिस तरह से ये दृश्य पर लगता है उसी तरह से टेबल की गंध पर भी लगता है, क्योंकि टेबल पर जो रंग रोगन होगा या उसका जो लकड़ी जो भी पदार्थ से वो बनी हुई है उसमें से जो गंध आ रही है वो उसमें कुछ जो एक अणु है वो वाष्पीकृत होकर या ऊर्ध्वपातित होकर आपकी नाक में जो जा रहे हैं उनकी वजह से आपको वह गंध आ रही है। आप सामान्यकृत तो कर लेते हैं कि यह फला तरह की गंध है, लेकिन अगर उसको चार लोग चार जगह से सूंघते हैं तो उनके सभी के नाक में एक ही तरह के अणु तो नहीं जा रहे हैं, अलग अलग गंध हो जाएगी। इसी तरह से आपको टेबल लगता है कि यह चिकनी है, लेकिन जब आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें आपको बड़े बड़े पहाड़ जैसे दर्रे दिखाई देते हैं। तो वहां पर भी क्या आप उसे चिकनी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। और इसी तरह से आप और भी जितना भी देखें, क्योंकि और जितने भी तरीके से देखें तो आपके जो पांच जो आपके सेंस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, आप उसे सूंघ सकते हैं, आप उसका स्वाद भी ले सकते हैं, जो कि फिर वही चीज है कि उसके पदार्थ का आपकी जीभ से टच होना, और वो एक खास पदार्थ होगा। उस टेबल का कौन सा हिस्सा, उसमें अलग 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 जगह अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग स्वाद होना चाहिए, जो कि होगा भी, लेकिन आप उसे अलग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपकी जो जीभ है वो सामान्यकृत करके एक विस्तृत तरह के स्वादों को एक स्वाद की श्रेणी में रखती है। जैसे कि मीठे को आप मीठे में ही रखते हैं, उसमें 10 तरह का हो सकता है और 10 की जगह 1000 तरह का भी हो सकता है जब आप बहुत ही सूक्ष्म अंतर करेंगे। तो सार की बात ये होती है कि आप दरअसल उस टेबल के बारे में क्या जानते हैं, आपकी जो जानकारी है, आप उसे जानते हैं कि वह चिकनी है, इस पर संदेह खड़ा हो जाता है। उस टेबल का रंग कौन सा है, क्योंकि रंग जो है उसका रंग इस चीज पर आधारित है कि वहां सूर्य की ओर से कौन सा प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, फिर आपकी आंखों में कितने प्रकार के रंग देखने की क्षमता है, उनमें से कौन सा रंग अभी आपकी आंखों पर परावर्तित होकर कौन सी प्रकाश की किरणें आपकी आंखों में आपके जो उसकी आंखों का जो एक मांस है या जो उसकी जो रेटिना है उस पर पड़ रहा है। और उन सब आधारों पर आप एक विभिन्न प्रकार के कई सारी जो एक अनुभव हो सकते हैं उससे एक विशेष अनुभव को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह उसी विशेष अनुभव को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो आप टेबल के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपकी सेंस या आपकी इंद्रियों के द्वारा आपको पता है। और आपकी इंद्रियां क्या करती हैं, चाहे वो आपकी स्पर्श की इंद्रिय हो यानी त्वचा हो, चाहे आपकी जीभ हो या आपका सूंघने की क्षमता हो नाक से हो या देखने की क्षमता हो, ये सारी इंद्रियां उस पदार्थ से, जो टेबल जिस भी पदार्थ से बनी है, उससे उत्पन्न जो एक आवेश है या जो भी उसका इंद्रिय उत्तेजना है उसको आपके इंद्रियों के माध्यम से पहुंचाती है आपके दिमाग तक। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे जाता है, एक बिजली की एक चिंगारी तरह की उठती है और वह आपके दिमाग में जाके आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को एक विशेष डाटा देती है। उस डेटा को आप कहते हैं ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये खुशबूदार है, ये बदबूदार है, ये इस तरह की खुशबू है, उस तरह की बदबू है, या फिर ये ऐसा स्वाद है, वैसा स्वाद है। तो आपका मस्तिष्क जो है या आपका जो दिमाग कहें जो एक भौतिक शरीर का हिस्सा है, उसको ये सब चीजें नहीं पता होती कि गंध क्या है या दृश्य क्या है। उसको पता होता है सिर्फ वह इलेक्ट्रिक सिग्नल जो उसको मिला आपकी इंद्रियों से या आपके तंत्रिका तंत्र से। तो आपके तंत्रिका तंत्र से जो सिग्नल मिला उसके आधार पर उसके लिए कोई भी चीज मीठी, खट्टी या कुछ भी। तो यह जब आपने अगर मैट्रिक्स फिल्म देखी तो उसमें इस चीज का वर्णन भी है। मैट्रिक्स में जिस तरह से नियो और बाकी कैरेक्टर्स जिस दुनिया में रहते हैं वह पूरी माया की तरह ही होती है, और वही चीज यहां पर भी आती है कि अब आपके पास अगर कोई चीज के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में, क्योंकि टेबल की बात अभी हटा दें और हम कहें किसी भी पदार्थ के बारे में, तो किसी भी पदार्थ के बारे में आप उस पदार्थ की यथार्थ को, पदार्थ की वास्तविकता को आप जानते हैं। तो किस तरह जानते हैं? आप जानते हैं इसलिए क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा आपने उसको महसूस किया है। लेकिन आपकी इंद्रियों में तो इस तरह का डाटा, इस तरह की उत्तेजना तब भी पैदा होती है जब आप सपना देखते हैं, या अन्य स्थितियों में भी हो सकती है। आपको कोई हैलुसिनेशन हो तब भी ऐसा कोई डाटा उत्पन्न हो सकता है। तो यह जो चीज है यह एक निर्धारण के लायक नहीं है कि आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही निर्धारित कर सकें कि पदार्थ का अस्तित्व है। और वह जो पदार्थ है उसके बारे में कई ऐसे दार्शनिक हैं, जैसे जो माया का सिद्धांत मानने वाले दार्शनिक, उनके अनुसार पदार्थ है ही नहीं।
उनके अनुसार पदार्थ भी एक विचार है। जिस तरह से आपके दिमाग में अन्य चीजों का विचार होता है, जैसे आप सपने में देखते हैं, सपने में जब आप कोई टेबल देखते हैं तो वह दरअसल टेबल कोई पदार्थ नहीं होती, वह सिर्फ आपके सपने में उत्पन्न एक विचार होता है जो आपके दिमाग में है। तो माया के सिद्धांत वाले जो दार्शनिक होते हैं, या पश्चिम में जिन्हें कहते हैं आइडियलिस्ट, क्योंकि वो मानते हैं कि सारी दुनिया जो है आइडिया है, आइडिया यानी विचार या विचारवादी कहिए है। तो पश्चिम के दर्शन में विचारवादी दार्शनिक, या भारत के दर्शन में मायावादी और भी कई सारे दार्शनिक हैं, उनका कहना होता है कि दरअसल पदार्थ जैसी कोई जो चीज है बाहर वो है ही नहीं, पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। जिस तरह आप सपने में जो देख रहे हैं वो एक टेबल जो है वह एक विचार है, उसी तरह यह जो टेबल है यह भी एक विचार ही है। हाँ, लेकिन इस बात पर जरूर एक सवाल उठता है कि वह टेबल तो आपके विचार में है जो आपने सपने में देखी, और उस सपने में तो कुछ भी होता है, गुरुत्वाकर्षण हो ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि सामान्य जीवन में नहीं होती। लेकिन यह जो बाहर की टेबल है यह कुछ खास नियम कानूनों के आधार पर बंधी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण को नहीं भुला सकती, जैसा कि सपने में होता वैसा नहीं होता इस तरह से। तो यह बात अब एक विस्तृत चर्चा पर चली जाती है कि यह जो टेबल है, जो जिसको आप पदार्थ कह रहे हैं, ये पदार्थ जो है, जिस पदार्थ से सारा कुछ बना हुआ है, सारी दुनिया जिसको हम कहते हैं संसार, तो सारा संसार जो है वो पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ है, उसमें तरह तरह के अणु परमाणु जिनको हम जानते हैं, भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत को महसूस करने वाला जो एक मस्तिष्क है, या मेरी जो चैतन्यता है जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो मैं अगर चैतन्य हूं व्यक्ति, तो मैं इस पूरे पदार्थ से बने हुए भौतिक जगत के बारे में मैं चैतन्य हूं, और मुझे एहसास है कि ये है। मुझे ये भी एहसास है कि मैं हूं और यह जगत है, और मैं इससे एक तरह का इंटरेक्शन कर रहा हूं, मैं इसके साथ एक संपर्क में हूं। तो यह जो संपर्क है यह किस स्तर पे है? क्या मैं एक विचार करने वाला चैतन्य प्राणी हूं जो कि एक अन्य चैतन्यता से बात कर रहा है? ये सारा जो पदार्थ, सारा संसार जो है, ये स्वयं एक चैतन्यता में है। और जो श्री कृष्ण वाली कथा है, जो माया वाली कथा है, वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। हालांकि अब उसमें दर्शन की और कौन सी बातें आती हैं वो सब हम आगे जाके उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बट माया का जो सिद्धांत है वो कहता है कि हाँ यही है। दरअसल यह जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण पदार्थ, या जो भी चीजें आप विचार करते हैं, जो भी आपके मस्तिष्क में आता है वह, और जो भी पदार्थ, यहाँ तक कि समय भी, वह सब भी एक विचार है। लेकिन वह विचार आपके मस्तिष्क में नहीं है, वह विचार है एक बड़े बृहद मस्तिष्क में, एक ऐसे मस्तिष्क में जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, सारा संसार ही उस मस्तिष्क में है। उसको कहते हैं ब्रह्म। तो जो मूल ब्रह्म है वह सब कुछ समेटे हुए है अपने आप में, उसी में सभी चीजों का अस्तित्व है। और यह जो आप देखते हैं पदार्थ या प्रकृति के नियम या बाकी सारी चीजें, यह भी उसके विचार में है। तो आप जब किसी भी पदार्थ से या संसार की किसी भी चीज से आपका जो संपर्क है, आपका जो लेना देना है, वह दरअसल एक चैतन्य का एक दूसरे चैतन्य से लेना देना होता है। यानी जब आप टेबल को छू रहे हैं तो टेबल एक किसी के मस्तिष्क में एक विचार की तरह है। वह किसी जो है उसको कोई ईश्वर कह सकता है, वो ईश्वर का मस्तिष्क भी हो सकता है, या संपूर्ण संसार एक स्वयं में एक ऐसा तत्व हो सकता है जो कि मस्तिष्क की तरह व्यवहार करे। वह बिल्कुल हमारे मस्तिष्क की तरह है नहीं है यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन वह भी मस्तिष्क की तरह व्यवहार करता हुआ संपूर्ण संसार भी हो सकता है। एक तरह की जीवनी शक्ति उसमें हो सकती है कि वह भी चैतन्य हो सकता है। तो उसके मस्तिष्क में जो एक टेबल है उससे आपका संपर्क है, और आप स्वयं भी उसके मस्तिष्क में हैं। लेकिन आपकी चैतन्यता क्या उसके मस्तिष्क में है या नहीं है? आपका भौतिक शरीर तो उसके मस्तिष्क में है, यानी आप उसके सपने में आए हुए एक चरित्र की तरह है, यह तो ठीक है, क्योंकि तभी आप उसी के मस्तिष्क में रहने वाली दूसरी चीज टेबल के साथ आप संपर्क कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन क्या आपका चैतन्य भी उसके चैतन्य के अंदर ही है? क्या आपका चैतन्य होना उसके अंदर का विचार है या नहीं? इस पर फिर अलग अलग विचार है। जैसे कि सांख्य दर्शन में ये बात आती है कि ये अलग अलग है। नेचर जो होता है, प्रकृति और पुरुष अलग है। आप जो है वो पुरुष के प्रतिनिधि है और जो पदार्थ है वो प्रकृति है। तो इस तरह से और भी कई सारे दर्शनों पर बात आती है, और भी आगे हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और देखेंगे। तो अभी हम माया के सिद्धांत को समझते हुए और पश्चिम में जो विचारवाद का, आइडियलिज्म का सिद्धांत है, उनको समझते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। बात पदार्थ का अस्तित्व जो है वह, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अब इस प्रश्न चिन्ह से आगे जब दर्शन किन दिशाओं में, किन धाराओं में बढ़ता है आगे, उन पर हम अभी आगे अगले वीडियो में बात करेंगे।